फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। और फ्रेंड्स, बता दें कि ये हम लोग का जो वीडियो है क्लास 10th भूगोल जियोग्राफी का है, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तीसरा चैप्टर है ग वन एवं वन प्राणी संरक्षण। इसमें फ्रेंड्स एक वीडियो हम लोग का हो चुका है और आज हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पिछले जो टॉपिक्स हैं हम लोग पढ़ के डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में रखा हुआ है। तो ये 3 भागों में रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क, ख और ग 3 भाग है। तो देखिए पहला देखते हैं आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इनमें ना तो लकड़ियाँ ही काटी जा सकती है और ना ही पशु चरण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी कि 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। मतलब कि ये एकदम रिजर्व रहता है। इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अंदर कोई जा आ नहीं सकता है। एक तरह से मानिए कि घेरा हुआ रहता है। इसके अंदर जो कर्मचारी कार्य करते हैं इस वन के अंदर वही जा सकते हैं और आम लोगों के लिए यहाँ आवागमन की मनाही होती है। यहाँ तक कि पशु चरने की भी यहाँ पर छूट नहीं दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ख है रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। मतलब कि विशेष नियम, कुछ नियम बना दिए जाते हैं और उसमें पशु चारण के लिए, जैसे कि वन है तो नीचे में घास रहेगा या फिर वन है तो कुछ पत्ती गिरेगा, तो उसमें पशु को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा, यानी कि जो सूखा हुआ लकड़ी है या वनों की वृक्षों की छटाई करनी है तो उसके लिए सुविधा थोड़ी बहुत दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% रक्षित वन है। अब ग देखते हैं फ्रेंड्स। अवर्गीकृत वन यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट से सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार इसके लिए शुल्क लेती है यानी कि टैक्स लेती है। कुल वन क्षेत्र का 17% अवर्गीकृत वन है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। मतलब कि सरकार उस पर
उतना वर्गीकृत में रखे हैं उतना इसके लिए शुल्क लेती है, लेकिन जो स्थानीय समुदाय हैं इनका प्रबंधन करते हैं। आगे देखते हैं वन संपदा एवं तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। अब देखिए फ्रेंड्स, वन संपदा का ह्रास यानी कि लॉस जो हो रहा है इसमें जो कमी आ रही है उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। लेकिन आज़ादी के बाद वन एवं वन्य जीवों पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हो गया। जैसे कि अब सड़क की चौड़ाई बढ़ाना है तो अगल बगल में जो पेड़ है वो काटे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, वनों का विनाश होता है या विदोहन होता है। लेकिन आज़ादी के बाद वन एवं वन्य जीव पर लगातार आक्रमण होने लगा। दरअसल विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हो गया। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो कि 21वीं सदी के आरंभ में ही संकुचित होकर यानी कि घटकर 19% क्षेत्र रह गया है। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप यानी कि जो वन में मानव का हस्तक्षेप है और पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन। यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर जो पालतू पशु है अगर चारण करने जाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे कि जंगल है तो वहाँ पे बड़े पौधे हैं और बड़े पौधे अपनी जाति को बनाए रखने के लिए वहाँ पे कुछ बीज गिरता है तो वहाँ पे छोटे पौधे भी निर्माण होते हैं। वो छोटे पौधे धीरे धीरे बड़ा होंगे और बड़ा पेड़ जो है सूख जाएंगे, तो जो पशु चरण जाते हैं करने के लिए छोटे पौधे को तो खा जाएंगे तो वो मर जाएगा, वो पेड़ तो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पशु चरण से छोटे पौधे को नुकसान होता है जो अभी स्टार्टिंग में छोटा है। और जो है यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप, मानव कभी गया अंदर में पिकनिक मनाया या अन्य क्रियाकलाप किया, कभी लकड़ी ही काट लिया, कुछ कर लिया, तो मानवीय हस्तक्षेप से भी यहाँ पे वन का ह्रास होता है। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन। भारतीय वन सर्वेक्षण की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्षा है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह 2.1 घन मीटर है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1915 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश या और वर्ण खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। बड़े विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत नुकसान हुआ है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्र को नष्ट करना पड़ा। इस प्रकार अभी कई परियोजनाएं चल रही है जिसमें वनों के विनाश का कार्यक्रम जारी है। तेजी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्षरण होता है। पश्चिमी बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाई के खनन के कारण भी खतरे में है। इस खनन में कई प्रजातियां के प्राकृतिक आवासों को नुकसान हुआ है। वनों एवं वन जीव के विनाश में पशुचरण और ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग की भी काफ़ी भूमिका रही है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण
करण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस-नहस किया है। कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ की दूसरी प्रजातियां जो है खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। मतलब कि एक ही तरह के जंगल को लगाने से दूसरे पौधे जो है धीरे धीरे उनका नुकसान हो जाता है। हिमालय अब एव संकट में। देखिए फ्रेंड्स, बॉक्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हिमालय अब यानी कि चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके लिए अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। मतलब ये तो औषधि में उपयुक्त हो जाता है, तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ, क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती है। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की है। मतलब कि इतना जो है प्राणी उपजातियाँ लगभग क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे वन का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन्य जीवों का आवास भी तन्य होता गया। मतलब कि सीमित, कम, छोटा। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज यह स्थिति है कि बहुत से वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं या लुप्त प्रायः भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। यदि हम गौर से अवलोकन करें तो पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदना के कारण ही दशकों से वन एवं वन जीव पर विनाशकारी दबाव बढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है यहाँ करने के लिए। अपने गांव में एक मोहल्ले में मानव और प्रकृति प्रेम संबंधी प्रचलित किस्से, कहानियाँ एवं गीत का वर्णन करें। मतलब कुछ ऐसी किस्सा लोगों अगर सुनाते हैं जैसे कि जिसमें कि पेड़ के बारे में हो, और कहानियाँ भी लिख सकते हैं और गीत का भी वर्णन कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है होने के खतरे से घिरे कुछ प्रमुख प्राणी हैं जैसे कि कृष्णासर, ब्लैक वुल, चीतल यानी कि चिनकारा, भेड़िया, वुल्फ, अपून मृग यानी कि स्वाम्प डियर, नीलगाय, भारतीय कुरन, इंडियन गाजेल, बारहसिंघा, एंटेलोप, चीता, पैंथर, गोंडा, राइनोस, गिर लायन, मगर, क्रोकोडाइल, हसावर यानी कि फ्लैमिंगो, यहाँ फ्रेंड हवासिल यानी कि पेलिकैन,
सारंग यानी कि वस्ट्रैंड, श्वेत सारस वाइट काराइन, घूसर बगुला यानी कि ग्रे हेरॉन, एक बगुला भूरा रहता है और एक हल्का ग्रे रंग का रहता है। घूसर बगुला जो है इसमें विलुप्त होने का खतरा में बना हुआ है। पर्वतीय बटेर, माउंटेन क्यूल, मोर यानी कि पीकॉक, हरा सागर कछुआ, ग्रीन सी टर्टल कछुआ, टोटोइज, डियूगॉन, लाल पांडा यानी कि रेड पांडा इत्यादि। देखिए फ्रेंड्स आगे क्या दिया हुआ है। वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कारण दिया हुआ है। पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, दूसरा दिया है प्रदूषण जनित समस्या और तीसरा है आर्थिक लाभ। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कल देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो पढ़िए, एंजॉय करिए, समझिए और कुछ पूछना है या वीडियो के बारे में कुछ बताना है, इससे रिलेटिव कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।